कैसे हैं बच्चों। आशा करती हूँ कि आप सब अपने घरों में अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे हो। ऐसी मेरी उम्मीद है, ऐसी मेरी आपसे आशा है और मैं चाहती भी हूँ कि आप पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें। आपको और किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देना है। पिछले वीडियो में मैंने आपको हिंदी व्याकरण का पाठ 1 भाषा, बोली, लिपि व व्याकरण समझाया था। ये लेसन हमारा पूरा हो चुका है और इस वीडियो में मेरा पूरा प्रयास है कि मैं आपको पार्ट 2 वर्ण विचार अच्छे से समझाऊं। बच्चों, आप लोग ध्यान से एक्सप्लेनेशन को सुनिए। फिर भी यदि आपको दिए गए प्रश्नों का उत्तर समझ में नहीं आता है तो एक बार पुनः उस पाठ को पढ़िए। इससे आपको उत्तर देने में आसानी होगी। जो बच्चे अभी भी होमवर्क भेजना जिन्होंने शुरू नहीं किया वो प्लीज़ जल्द से जल्द पूरा होमवर्क अपना करके भेजें, तभी आप आगे परीक्षा पर ध्यान दे पाएंगे। तो चलिए बच्चों, वर्ण विचार पाठ शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपना पाठ वर्ण विचार। आपकी व्याकरण की पुस्तक का ये है पाठ नंबर 2, पेज नंबर 14 निकालिए। पढ़ेंगे वर्ण। वर्ण से आप क्या समझे बच्चों? वर्ण देखिए, वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। वर्ण मतलब अपने आप में इतना छोटा होता है कि आप इसके और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते। पढ़ते हैं, भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने का साधन भाषा है। आपने अभी पढ़ा पाठ नंबर 1 में कि जो हम अपने थॉट्स, जो अपने भाव, अपने विचार जो हम अभिव्यक्त करते हैं उनका साधन क्या है, मतलब हम उनको किस माध्यम से व्यक्त करते हैं? भाषा के माध्यम से। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। निम्नलिखित शब्दों और उनमें प्रयोग की गई ध्वनियों को पढ़िए और समझिए। नीचे लिखा है, देखो, सूरज के कैसे खंड किए हैं उन्होंने, इसको पढ़ के देखिए। ऐसी पर्वत को पढ़िए। अब सूरज और पर्वत शब्दों में जो अनेक ध्वनियाँ यहाँ पर प्रयोग हुई हैं, ये ऊ आ की जो ध्वनियाँ इसमें प्रयोग हुई हैं उनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, मतलब आप इनको और ज़्यादा टुकड़ों में नहीं बांट सकते। यही ध्वनियाँ क्या हैं? वर्ण हैं। अतः स्पष्ट है वर्ण की परिभाषा क्या हुई। भाषा में ध्वनियों के लिए निर्धारित प्रतीक चिन्हों को वर्ण कहते हैं। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई हैं, इनके और टुकड़े नहीं हो सकते, मतलब ये भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। आप इसके और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते। वर्ण ध्वनि के मौखिक और लिखित दोनों रूपों के प्रतीक हैं, मतलब ध्वनि के ये मौखिक रूप के भी प्रतीक हैं और लिखित रूप के भी प्रतीक हैं। अर्थात वर्ण शब्द का प्रयोग ध्वनि और ध्वनि चिन्ह दोनों के लिए होता है। ध्वनि के लिए भी होता है और जो ध्वनि के लिए चिन्ह लिखे जाते हैं उनके लिए भी होता है। अब वर्णमाला आप समझते क्या है? वर्णमाला से वर्णों के क्रमिक एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। मतलब जैसे अ आ इ ई उ ऊ एक उनका व्यवस्थित क्रम है, आप उनको आगे पीछे नहीं पढ़ सकते, ना ही लिख सकते हैं। तो इनके क्रमिक एवं व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। हर लैंग्वेज की, जैसे अंग्रेजी की अपनी होती है, हिंदी की अपनी होती है, सब भाषाओं की अलग अलग अपनी वर्णमाला होती है। हिंदी की मानक देवनागरी वर्णमाला इस प्रकार है। ये दी गई है आपकी वर्णमाला। इसको पढ़िए बच्चों, इसको अपने आप से पढ़िए। ये स्वर हैं, ये स्वरों में आते हैं, आ से ओ औ तक ये स्वरों में आते हैं। अनुस्वार जो होते हैं इसमें 2 ये हैं। अंग को जो है अनुस्वार कहा जाता है। विसर्ग जो है आहा, आ में विसर्ग लगते हैं। व्यंजन ये हैं आपके का से बाद के जो जितने भी व्यंजन है वो सब क्या होते हैं? जो वर्ण हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। पेज नंबर 15 पर देखिए, पेज नंबर 15 पर दिए गए संयुक्त व्यंजन। ये श, त्र, ज्ञ, श्र ये संयुक्त व्यंजन में आते हैं। ये ग्रहित में आते हैं, ढ और ढ़, और आगत हैं ज, फ, ओ जो ये आपकी ऑफिस वाली मात्रा होती है, ये आते हैं आगत व्यंजनों में। अच्छा, हल चिन्ह क्या होता है? हल चिन्ह देखिए, आपने हलंत पढ़ा है, संस्कृत में भी पढ़ा है आपने। हल चिन्ह सामान्यतः सभी व्यंजन वर्णों में अंग अ स्वर जुड़ा रहता है, मतलब सभी व्यंजनों में, जैसे आप ये स, र जो भी व्यंजन बोलते हैं इसमें आ तो अपने आप ही जुड़ा रहता है, आ स्वर जुड़ा रहता है। जब स्वर रहित व्यंजन का प्रयोग करना हो तो उसके नीचे हल चिन्ह लगाया जाता है। मतलब यदि आपको उसको स्वर से रहित बनाना है, उसको स्वर से रहित लिखना है, व्यंजन का प्रयोग करना है, तो उसके नीचे हम क्या लगाते हैं? ये हल चिन्ह लगाते हैं। सभी व्यंजन अपने मूल रूप में हलंत ही होते हैं। सभी व्यंजन जो होते हैं वो अपने मूल रूप में, जो उनका पर्टिकुलर मूल रूप होता है उसमें वो हलंत ही होते हैं। देखो, ये फ्लो चार्ट के माध्यम से उन्होंने समझाया है। ये आपका वर्ण है और वर्ण के 2 पार्ट उन्होंने बनाए हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। ऐसी वर्ण के भेद यहाँ बताया उन्होंने। हिंदी वर्णमाला में मुख्य रूप से 2 प्रकार के वर्ण हैं, स्वर और व्यंजन।
ये हिंदी वर्णमाला में जो है मुख्यतः 2 प्रकार के वर्ण हैं, स्वर और व्यंजन। अब स्वर क्या होते हैं बच्चों, देखिए पहले भी आपने पढ़ा है पिछली कक्षा में स्वर क्या होते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, मतलब उनको प्रोनाउंस करने में हम किसी की हेल्प नहीं लेते, किसी की सहायता नहीं ली जाती, उनका जो उच्चारण है वो स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात जिनके बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, मतलब उनको बोलने में हम किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेते। और हवा, जो हमारे मुंह से हवा निकलती है वो बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। जैसे आप इनको बोल के देखेंगे ना बच्चों, तो आपके मुंह से जब इनको बोलते हुए जो हवा निकलेगी वो बिना किसी रुकावट के निकलेगी, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये क्या है, स्वर हैं। औ जो है वो अंग्रेजी भाषा से ग्रहित स्वर है, मतलब वो अंग्रेजी भाषा से ग्रहण किया गया है हिंदी में। हिंदी में री का उच्चारण री के रूप में होने लगा है, जो री से ऋषि है उसका उच्चारण, उसका प्रोनाउंसिएशन अब कैसे होने लगा है, री के रूप में होने लगा है। हिंदी में अंग्रेजी आदि भाषाओं से अनेक शब्द आ गए हैं। अब क्या है, हिंदी में भी अंग्रेजी भाषा से भी अनेक शब्द लिए गए हैं और हिंदी के अपने बन गए हैं और वो हिंदी में ही बोले जाने लगे हैं। अब उदाहरण के लिए जैसे कॉपी, कॉपी हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, है ना, मतलब हिंदी में भी हम उसको बोलने लगे हैं कॉपी, जबकि वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। डॉक्टर, बॉल, रॉकेट आदि में ना तो आ ध्वनि है और ना ओ, बल्कि इनके बीच की एक ध्वनि आ रही है इसमें, मतलब ना तो इसको हम आ से प्रोनाउंस कर रहे हैं, ना हम इसको ओ से बोल रहे हैं, बल्कि इनके बीच का जो लेटर है वो ध्वनि आ रही है इसमें। इस आगत ध्वनि के लिए हमने अ वर्ण बना लिया है, जिसकी मात्रा ये है, मात्रा दिखा रखी है उन्होंने, ये मात्रा है उसकी, जैसे ऑफिस, मॉल, टॉफ़ी आदि, इनमें ये मात्रा लगती है। अब स्वरों का वर्गीकरण, अभी आपने स्वर पढ़ा, ठीक है। अब स्वरों का वर्गीकरण मतलब स्वरों को कितने भागों में बांटा जाता है। स्वरों का वर्गीकरण निम्नलिखित 4 आधारों पर किया जाता है। फ्लो चार्ट के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं, ये स्वर है और स्वर को 3 भाग में इन्होंने बांटा है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने दिखाया है स्वरों का वर्गीकरण निम्नलिखित 4 आधारों पर। वर्गीकरण हम 4 आधारों पर करते हैं इसका, जैसे पहला है उच्चारण में लगने वाला समय, और दूसरा है अनुनासिकता, तीसरा है उच्चारण यानी कि स्थान का आधार, और चौथा है प्रयत्न का आधार। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, ये वाला उच्चारण में लगने वाले समय का आधार, मतलब इसको प्रोनाउंस करने में कितना समय लगता है उसको हम इसमें पढ़ेंगे। अच्छा, अब इसके आधार पर हम इसको 3 भागों में बांटते हैं। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, स्वर, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ये आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा है, फिर से पढ़ लीजिए। हर्ष स्वर क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम यानी कि एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। ये 4 होते हैं, अ, ई, उ, री, मतलब हम इनको प्रोनाउंस करने में जो है सबसे कम समय लगता है इनको। ये 4 हैं, जैसे आप इनको पढ़ेंगे तो फट से पढ़ देंगे इनको, अ, ई, उ, री, मतलब ज़्यादा समय नहीं लगेगा, वो हर्ष स्वर होते हैं। फिर दीर्घ स्वर क्या होते हैं, यानी कि इससे बड़े, जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वरों से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 7 हैं, मतलब इनको बोलने में इससे हर स्वर से दुगना समय लगता है। ये 7 होते हैं, कौन कौन से, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, मतलब इससे दुगना समय। इसमें थोड़ा जोर देके बोलते हैं क्योंकि इसमें मात्राएं हैं। ग्रहित स्वर अ भी दीर्घ स्वर के अंतर्गत ही आता है, जो हमने ग्रहित स्वर लिया है आ, वो भी दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है बच्चों। अब पेज नंबर 16 निकालिए। पेज नंबर 16 पे देखिए, इसका 3rd पार्ट प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में हर स्वर से 3 गुना, उसमें दुगना लग रहा था, इसमें तिगुना लगता है, 3 गुना समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इनका प्रयोग अधिकतर संस्कृत में किया जाता है, संस्कृत में करते हैं हम आपकी संस्कृत भाषा में, जैसे ओम आदि। हिंदी में पुकारने या संवेगात्मक अभिव्यक्ति के समय इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे हे प्रभु, जिसमें हम ज़्यादा समय लगाकर बोलते हैं, आह आदि। अब इसका ख पार्ट है। ख पार्ट के आधार पर हम जो है कितने बार स्वरों का वर्गीकरण करते हैं, कितने प्रकार से करते हैं, देखिए। मुंह के साथ नाक से हवा निकलने के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। अनुनासिकता मतलब नाक से जो हवा निकलती है उसको बोलता है अनुनासिकता। निर्नुनासिक और अनुनासिक, ये 2 प्रकार होते हैं। निर्नुनासिक में क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है उन्हें निर्नुनासिक स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, इन्हें क्या कहते हैं, निर्नुनासिक। ठीक है, नाक से केवल मुख से हवा निकलती है, इसमें इनके उच्चारण में केवल मुंह से हवा निकलती है, यह निर्नुनासिक स्वर है। दूसरा है अनुनासिक स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हवा मुंह और नाक दोनों से निकलती है उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं, जैसे अंग, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ।
अनुनासिकता के लिए स्वर के ऊपर चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाता है। जो अनुनासिक है, जिसमें हवा मुख और नाक दोनों से निकलती है, उसके लिए हम ऊपर चंद्रबिंदु का प्रयोग करते हैं। किंतु यदि किसी स्वर की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर हो तो चंद्रबिंदु के स्थान पर बिंदु का प्रयोग किया जाता है, जैसे चांद, नहीं, मैं, कहीं, मूछ आदि। ध्यान दीजिए कि बिंदु के प्रयोग की उपयुक्त छूट केवल लेखन में है, उच्चारण अनुनासिक स्वर का ही होता है। तो बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अब इससे आगे का पाठ मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगी। तब तक आप इसके आधार पर जो आपको प्रश्न उत्तर दिए जाएंगे उन्हें अच्छे से करिएगा।